नमस्कार। जीएसआईक्यू के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर की 89 वर्ष की उम्र में निधन। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने छिपकली की नई प्रजाति ढूंढा। भारतीय सेना ने MK1 दिव्यास्त्र लॉटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण किया। वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी ने ANC के 20वें कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला। और भारत का सी फूड निर्यात अब तक का सर्वाधिक। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं इन्हें। तो हाल ही में 89 वर्ष की आयु में जिन प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर का निधन हुआ वो कौन थी? आशा भोसले, उषा मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर और कविता कृष्णमूर्ति। अभी 89 साल की उम्र में, ठीक है, 89 वर्ष की उम्र में एक हिंदी और मराठी गायिका थी, सिंगर थी, हिंदी एंड मराठी प्लेबैक सिंगर थी ये, ठीक है, प्लेबैक सिंगर। प्लेबैक सिंगर क्या होता है? तो वो सिंगर होते हैं जो गाना को पहले रिकॉर्ड करते हैं और बाद में उस रिकॉर्डेड गाने को मूवी में या नाटकों में डाला जाता है, जिस पर जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं वो केवल लिप सिंक करते हैं। ये होता है प्लेबैक सिंगिंग, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि 89 वर्ष की उम्र में सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया है। सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया है। ये हिंदी और मराठी की फेमस गायिका थी, ठीक है। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया था इन्हें पद्म भूषण से? 2023 में, ठीक है। पद्म भूषण जो है ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अगर पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है तो पहला और दूसरा जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है? तो जो पहला यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न, ठीक है, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण जो है वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है। और पद्म भूषण की थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। पद्म अवार्ड की शुरुआत जो है, पद्म अवार्ड की शुरुआत 1954 में किया गया था, ठीक है। आइए इसका MCQ देखते हैं। 89 वर्ष की उम्र में जिन प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर का निधन हुआ है वो कौन थी? वो सुमन कल्याणपुर थी, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने छिपकली की नई प्रजाति ढूंढा। तो हाल ही में खोजी गई मेसालिना बिश्नोई क्या है? मेसालिना बिश्नोई, मेसालिना बिश्नोई छिपकली की एक नई प्रजाति है, छिपकली की एक नई प्रजाति, ठीक है। इसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने खोजा है। कहाँ पे ये मिला है? तो राजस्थान के बीकानेर में मिला है, ठीक है, राजस्थान के बीकानेर में ये मिला है, ठीक है। मेसालिना बिश्नोई ये मेसालिना वंश से बिलोंग करता है, ठीक है। और इन्हें मेसालिना वाटसोनाना प्रजाति समूह में रखा गया है। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये कौन से वंश से रिलेट करता है? तो मेसालिना वंश से ये बिलोंग करता है। और इसे कौन से प्रजाति समूह में रखा गया है? तो बेसालिना वाटसोनाना प्रजाति समूह में रखा गया है। मेसालिना वाटसोनाना प्रजाति समूह में इसे रखा गया है, ठीक है। आप एक चीज देख रहे हैं, इसका जो नाम रखा गया है मेसालिना बिश्नोई रखा गया है, ठीक है। तो इसके नाम के लास्ट में जो बिश्नोई लगा हुआ है ये एक समुदाय है, बिश्नोई समुदाय, उसको सम्मानित करने के लिए इसका नाम उन्होंने बिश्नोई रखा, ठीक है। तो बिश्नोई समुदाय को सम्मानित करने के लिए इनका नाम
विश्नोई रखा। ये विश्नोई समुदाय जो है ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए पारंपरिक रूप से हमेशा तत्पर रहती है। ठीक है, वन्य जीव सर्वेक्षण के लिए हमेशा तैयार रहती है। वन्य जीव सर्वेक्षण के लिए ही जाने जाते हैं ये। ठीक है, हमारा एमसीक्यू क्या था, हाल ही में खोजी गई मैसालिना बिश्नोई क्या है? तो एक छिपकली की प्रजाति है। इसे खोजा किसने है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने। जान लेते हैं जरा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? तो एक वैज्ञानिक संगठन है। ठीक है, वैज्ञानिक संगठन है। इसकी स्थापना इसकी स्थापना 1916 में की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है, भारतीय सेना ने MK1 दिव्य अस्त्र लॉटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण किया है। उसके बाद एमसीक्यू है कि दिव्य अस्त्र MK1 किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? पहले समझते हैं इस चीज को। दिव्य अस्त्र MK1 ये क्या है? दिव्य अस्त्र MK1 क्या है? तो एक लॉटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है। ये क्या है? लॉटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है। लॉटरिंग म्यूनिशन ड्रोन क्या होता है? तो लॉटरिंग म्यूनिशन ड्रोन होता है, ये हथियार युक्त ड्रोन होता है। ठीक है, क्या होता है? हथियार युक्त ड्रोन। हथियार युक्त ड्रोन होता है मतलब क्या है कि इसमें ड्रोन और मिसाइल ये दोनों काम कर सकता है। ड्रोन का भी कार्य कर सकता है और मिसाइल का भी कार्य कर सकता है। ठीक है, पहले जो लॉटरिंग म्यूनिशन ड्रोन होते हैं ये अपने लक्ष्य के ऊपर मंडराते हैं चारों तरफ। ठीक है, और उसके बाद कुछ समय के बाद जब उन्हें लगता है कि वो अपने लक्ष्य को अब टारगेट कर लिए हैं, फिर उस पर वो अटैक करता है। ठीक है, पहले क्या करता है, ये अपने लक्ष्य के ऊपर मंडराता है और जब उसे लगता है कि अब उन्होंने अपने लक्ष्य को टारगेट कर लिया, फिर उस पर वो अटैक करता है। ठीक है, इस ड्रोन को हम आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं, सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। तो लॉइटरिंग म्यूनिशन की ये खासियत होती है। ठीक है, क्या खासियत होती है? तो वो हथियार युक्त ड्रोन होता है। वो पहले अपने लक्ष्य के ऊपर मंडराता है, फिर उसको टारगेट करता है, फिर उस पर अटैक करता है और इसे हम सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जानते हैं। तो जो दिव्य अस्त्र MK1 है वो इसी तरह का एक ड्रोन है। ठीक है, अभी ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडियन आर्मी ने इंडियन आर्मी ने राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है, इंडियन आर्मी ने राजस्थान के जोधपुर में MK1 दिव्य अस्त्र का सफल परीक्षण किया है। MK1 दिव्य अस्त्र जो है इसको डेवलप किसने किया है? MK1 दिव्य अस्त्र को डेवलप किया है लखनऊ की एक स्टार्टअप है। लखनऊ की एक स्टार्टअप है हवर इट। ठीक है, हवर इट लखनऊ की एक डिफेंस स्टार्टअप है। इन्होंने इसे डेवलप किया है। इसका जो यूज होता है, इसका यूज होता है इंटेलिजेंस में, सर्विलांस में, रिकनाइजेंस में, रिकनाइजेंस में, अगर सटीक हमला करना हो तो, कहीं पे अगर सटीक हमला करना हो तो ये टारगेट को बहुत सटीक तरीके से अटैक करता है। और अगर स्वाम मिशन हो तो फिर स्वाम मिशन क्या होता है? स्वाम मिशन का मतलब होता है ड्रोन का झुंड अगर आपको बनाना हो तो उसमें भी ये काम आ जाता है। तो आप इसका यूज देख रहे हैं इंटेलिजेंस में, सर्विलांस में, रिकनाइजेंस में और सटीक हमला करने में और स्वाम मिशन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका जो रेंज है, दिव्यास्त्र MK1 का रेंज, इसका रेंज 500 किलोमीटर है। यानी ये 500 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकती है और ये लगातार 5 घंटे तक फ्लाई कर सकती है। 5 घंटे तक। ठीक है, इसका जो पेलोड कैपेसिटी है, पेलोड कैपेसिटी 15 kg का है।
ठीक है, मतलब ये 15 kg का सामान भी अपने साथ लेकर जा सकता है। ठीक है, 15 किलो का वजन ये ले जा सकता है। इसका जो अटैकिंग स्पीड है वो 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एमसीक्यू देख लेते हैं। दिव्यास्त्र MK1 किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? तो एक ये लॉइटरिंग म्यूनिशन है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है, वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी ने ANC के 20वें कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला। ठीक है, विनीत मैकार्थी। अभी विनीत मैकार्थी ANC के 20वें कमांडर इन चीफ बने हैं। ठीक है, कमांडर इन चीफ बने हैं और इन्होंने अजय कोछर का स्थान लिया है। इन्होंने अजय कोछर को रिप्लेस किया है। ठीक है, अजय कोचर को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, ANC क्या है? ANC की अगर हम बात करें तो ANC इसका मतलब होता है अंडमान एंड निकोबार कमांड। अंडमान एंड निकोबार कमांड ये पहला और एकमात्र भारत का पहला और एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड है ये। ठीक है, क्या है? ट्राई सर्विस। ट्राई सर्विस कमांड क्या होता है? तो वैसा कमांड जहां पे आपको तीनों सेनाएं मिलती है, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, ये तीनों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो अंडमान एंड निकोबार कमांड है, आपको यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इसके अलावा आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड भी मिल जाएंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड मिलेंगे। ठीक है, तो सवाल क्या था? हाल ही में अंडमान एंड निकोबार कमांड के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी ने। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? अजय कोचर को रिप्लेस किया है। ठीक है, हमारा अगला जो हाल ही में भारत में चर्चा में रहे भारत के सी फूड एक्सपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? MPETA कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। फ्रोजन श्रिम्प भारत का प्रमुख सी फूड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। चीन भारत का सबसे बड़ा सी फूड इंपोर्टर है और MPETA का मुख्यालय मुंबई है। पहले हम सी फूड एक्सपोर्ट की बात कर लें। ठीक है, अभी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अभी तक का सर्वाधिक सी फूड एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक सी फूड एक्सपोर्ट हुआ है। ये कितना हुआ है? ये 19.72 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, कितना का? तो 8.46 बिलियन डॉलर। अगर रुपया में हम बोले, ये हो जाएगा 73,890 करोड़। 73,890 करोड़, यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में टोटल 73,890 करोड़ का सी फूड एक्सपोर्ट हुआ है। ये जो सी फूड एक्सपोर्ट हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा जो है फ्रोजन सिम्प का एक्सपोर्ट हुआ है। फ्रोजन श्रिम्प। फ्रोजन श्रिम्प क्या होता है? तो जो झींगा मछली होता है ना, झींगा मछली। ठीक है, झींगा मछली, इसी को पहले फ्रीजिंग किया जाता है और फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। फ्रोजन श्रिम्प कहते हैं उसको। ठीक है, सबसे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इसी का हुआ है और सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला जो कंट्री है इंडिया से, जो सी फूड इंपोर्ट करने वाली कंट्री है, उसमें सबसे ज्यादा USA ने किया है और उसके बाद चाइना ने किया है और उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने किया है। तो पहले नंबर पे कौन है? USA, दूसरे नंबर पे चाइना और उसके बाद EU है। ठीक है, ये जो सारा डेटा है, ये सारा डेटा हमें कौन देता है? तो MPEDA
ए देता है, ये रिलीज करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और इसका मुख्यालय कोची में है। मुख्यालय कोची में है। ठीक है, इसका जो कार्य है, ठीक है, इसका कार्य क्या है? एमपीईडीए का कार्य क्या है? इसका कार्य है मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। और क्या कार्य है इसका? क्वालिटी सर्टिफिकेशन का कार्य है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, और सी फूड इंडस्ट्री को डेवलप करना, सी फूड इंडस्ट्री को डेवलप करना। ठीक है, जो भारत के प्रमुख सी फूड एक्सपोर्टिंग स्टेट्स हैं, अगर उसकी चर्चा करें हम, तो जो सी फूड एक्सपोर्टिंग स्टेट की बात करें तो इसमें आता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला और गुजरात। ठीक है, आइए एमसीक्यू देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के सी फूड एक्सपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है एमपीईडीए कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नहीं, ये कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता नहीं करता है, बल्कि ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो पहला कथन इसका गलत है। फ्रोजन श्रिम्प भारत का प्रमुख सी फूड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट हुआ है अभी फ्रोजन श्रिम्प का ही हुआ है। ठीक है, और चीन भारत का सबसे बड़ा सी फूड इम्पोर्टर है। नहीं, चीन से भी पहले यूएसए है, चीन दूसरे नंबर पे है। उसके बाद एमपीईडीए का मुख्यालय मुंबई है। नहीं, इसका मुख्यालय कोची है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा।